तो दोस्तों फाइनली ली क्रॉनिंग द ममी, जी हाँ दोस्तों, द ममी का जो नया वर्जन है यानी नया पार्ट है 2026 में जो कि रिलीज़ होने वाला है, वो बहुत जल्द सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाला है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आगे आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बता पाए। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ली क्रोनिन की फिल्म द ममी, जिसे संक्षेप में द ममी कहा जाता है, 2026 में बनी एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसे ली क्रोनिन ने लिखा और निर्देशित किया है। द ममी फ्रेंचाइजी की इस नई कड़ी में जैक रेनर, लाइया कोस्टा, मे कैलामावी, नताली ग्रेस और वेरोनिका फॉल्कन ने अभिनय किया है। जेम्स वान और जेसन ब्लम ने अपनी अपनी प्रोडक्शन कंपनियों एटॉमिक मॉन्स्टर और ब्लम हाउस प्रोडक्शंस के साथ साथ विकेड/गुड के माध्यम से फिल्म का निर्माण किया है। ली क्रोनिन की फिल्म द ममी का प्रीमियर 9 अप्रैल 2026 को लॉस एंजलिस में हुआ और इसे 17 अप्रैल को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाएगा। इसे समीक्षकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली। धालना पत्रकार चार्ली कैनन के किरदार में जैक रेनर, लाइया कोस्टा ने चार्ली की पत्नी लारिसा कैनन का किरदार निभाया है। मे कैलामावी ने डिटेक्टिव डालिया जाकी का किरदार निभाया है, जो केटी के दोबारा सामने आने की जांच करती है। नताली ग्रेस ने केटी कैनन का किरदार निभाया है, जो चार्ली और लारिसा की मंझली बेटी है और लापता हो गई है। एमिली मिशेल युवा केटी के रूप में शाइलो मोलिना ने सेबेस्टियन कैनन की भूमिका निभाई है, जो चार्ली और लारिसा का सबसे बड़ा बच्चा है। बिली रॉय ने चार्ली और लारिसा की सबसे छोटी बेटी मॉड कैनन का किरदार निभाया है। कार्मेन सैंटियागो लारिसा की मां के रूप में वेरोनिका फाल्कन हयात कामिली, जादूगर के रूप में मे एलगेटी ने लैला खलील की भूमिका निभाई। जासूस इस्माइल दलिया के साथी के रूप में हुसाम चदत, पुरातत्व विद्वान प्रोफेसर बिक्सलर के रूप में मार्क मिचिनसन, लिली सुलिवन ने मॉड की शिक्षिका मिस मिल्स की भूमिका निभाई। उत्पादन विकास जून 2024 में न्यू लाइन सिनेमा ने ली क्रोनिन द्वारा लिखित और निर्देशित एक अनाम फिल्म को 17 अप्रैल 2026 के लिए रिलीज करने की तारीख तय की। अगले दिसंबर में ये खुलासा हुआ कि अनाम फिल्म द ममी की एक नई कहानी है, जिसका शीर्षक ली क्रोनिन की द ममी रखा गया है। ब्लमहाउस प्रोडक्शंस, एटॉमिक मॉन्स्टर और क्रोनिन के प्रोडक्शन बैनर डोपेलगैंगर्स, बाद में जिसका नाम बदलकर विकेड गुड कर दिया गया, ने न्यू लाइन सिनेमा के लिए फिल्म का निर्माण किया। फिल्म के शीर्षक में क्रोनिन का नाम शामिल करने का विचार स्टूडियो का था। क्रोनिन पहले तो इस बारे में अनिश्चित थे, लेकिन अंततः उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। क्रोनिन ने कहा कि स्टूडियो को उन पर भरोसा था और फिल्म पर उनका पूरा नियंत्रण था। फिल्म के कुछ विचार क्रोनिन के वास्तविक दुख से प्रेरित थे, जब वे अपनी मां की मृत्यु से जूझ रहे थे, जिनकी मृत्यु उसी दिन हुई थी जिस दिन उन्होंने एविल डेड राइज 2023 पूरी की थी। क्रोनिन ने कहा कि शुरुआत में उन्हें द ममी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिल्म पर काम करने से उन्हें अपनी मां की मृत्यु को समझने में मदद मिली, जिनकी मृत्यु एविल डेड राइज देखने से पहले ही हो गई थी, और द ममी उसी की प्रतिक्रिया है। क्रोनिन को अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए घर लाते समय उनके नकली दांत रखने के बारे में किसी को फोन करना पड़ा था। उसी से फिल्म के एक दृश्य को प्रेरणा मिली। फिल्म में मम्मी के दृश्य के लिए क्रोनिन की शोध प्रक्रिया में उत्तरी अफ्रीकी दृश्य संदर्भों से लेकर डबलिन के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए संरक्षित दलदली शवों तक सब कुछ का सर्वेक्षण शामिल था। ढलाई मार्च 2025 में जैक रेनर और लाइया कोस्टा को फिल्म में कास्ट किया गया। इसके बाद के महीनों में वेरोनिका फाल्कन, मे कैलामावी, मे एलघेटी, नताली ग्रेस, शाइलो मोलिना और बिली रॉय कास्ट में शामिल हुईं। जुलाई में हयात कामिल को कास्ट में जोड़ा गया। अप्रैल 2026 में क्रोनिन ने खुलासा किया कि लिली सुलिवन, क्रोनिन की पिछली फिल्म एविल डेड राइज 2023 की मुख्य अभिनेत्री, फिल्म में एक शिक्षिका के रूप में कैमियो करेंगी, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फिल्म में आने का अनुरोध किया था। क्रोनिन ने आईजीएन को बताया कि इस फिल्म के बारे में उन्हें जिन चीज़ों पर गर्व है, उनमें से एक ये है कि इसमें एक प्रामाणिक मिस्री कलाकार हैं और अरबी भाषा का भरपूर उपयोग हुआ है। क्रोनिन ने आगे कहा कि कलामावी और एलघेटी के बीच के दृश्य उनके पसंदीदा दृश्यों में से हैं। कलामावी और एलघेटी कलाकारों में एकमात्र मिस्री अभिनेता हैं
एलगेटी एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जो मिस्र में पली बड़ी थी और उन्होंने फिल्म निर्माण में भाषा के सही उपयोग में मदद की। कलामावी मिस्री अरबी की तुलना में शामी अधिक बोलती थीं और उन्हें द ममी के लिए अपनी मिस्री बोली पर काम करना पड़ा। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 24 मार्च 2025 को आयरलैंड और स्पेन में शुरू हुई और 25 जून को समाप्त हुई। अभिनय को प्रभावित क्रोनिन ने द ममी को एक भाग पोल्टरजिस्ट 1982 और एक भाग सेवन 1995 के रूप में वर्णित किया, लेकिन मेरे लेंस और जिस तरह से मैं लोगों का मनोरंजन करना पसंद करता हूं उसके माध्यम से। मुक्त करना। ली क्रोनिन की फिल्म द ममी का प्रीमियर 9 अप्रैल 2026 को लॉस एंजलिस के अमेरिकन लीजन पोस्ट 33 सिनेमा में हुआ और इसे 17 अप्रैल 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है। इसे आईमैक्स सिनेमाघरों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है। स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 75 आलोचकों की समीक्षाओं में से 53% सकारात्मक हैं। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 22 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 46 अंक दिए, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। ली क्रोनिन, जन्म 24 जनवरी 1982, एक आयरिश फिल्म निर्माता हैं, जो द होल इन द ग्राउंड 2019, ईविल डेड राइज 2032, जो ईविल डेड फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त है, और ली क्रोनिन की द ममी 2006, जो ममी फ्रेंचाइजी की एक नई कल्पना है, जैसी हॉरर फिल्मों के निर्देशन के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। आजीविका उन्हें पहली बार अपनी लघु हॉरर फिल्म घोस्ट ट्रेन 2013 के लिए पहचान मिली, जिसने मेलियस डी अर्जेंट पुरस्कार जीता, और हॉरर एंथोलॉजी फिल्म मिनट्स पास्ट मिडनाइट 2016 में प्रदर्शित हुई। हॉरर शैली में काम जारी रखते हुए उन्होंने A24 और डायरेक्टवी सिनेमा के लिए द होल इन द ग्राउंड 2019 के साथ फीचर निर्देशन में पदार्पण किया। 2020 में उन्होंने हॉरर टेलीविजन श्रृंखला 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइट के एक एपिसोड का निर्देशन किया। 2023 में उन्होंने न्यू लाइन सिनेमा और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए ईविल डेड फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त ईविल डेड राइज को लिखा और निर्देशित किया। मार्च 2024 में उन्होंने निर्माता जॉन केविल और मैगडारा केलेहर के साथ अपनी प्रोडक्शन कंपनी विकेड गुड पूर्व में डोपेलगैंगर्स की सहस्थापना की। कंपनी ने न्यू लाइन सिनेमा के साथ फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। जून 2024 में उन्होंने ब्लमहाउस प्रोडक्शंस, एटॉमिक मॉन्स्टर और न्यू लाइन सिनेमा के लिए हॉरर फिल्म द ममी 2026 लिखने और निर्देशित करने के लिए अनुबंध किया। 2025 में क्रोनिन ने ईविल डेड बर्न 2026 के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 2026 में उन्होंने एविल डेड रैथ TBA के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। जेम्स वान, जन्म 26 फरवरी 1977, मलेशिया में जन्मे एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने मुख्य रूप से हॉरर शैली में काम किया है। वे सॉ और इंसिडियस फ्रेंचाइजी के सह निर्माता और द कंज्यूरिंग यूनिवर्स के निर्माता हैं। बाद वाली फ्रेंचाइजी $2 बिलियन से अधिक की कमाई के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉरर फ्रेंचाइजी है। वान फिल्म और टेलीविजन निर्माण कंपनी एटॉमिक मॉन्स्टर के संस्थापक भी हैं। वान ने 2004 में 100 फिल्म से फीचर फिल्म निर्देशन में पदार्पण किया। 100 फ्रेंचाइजी व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने विश्व स्तर पर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की। कुछ असफलताओं के बाद वान को इंसिडियस श्रृंखला से नई सफलता मिली, जिसमें उन्होंने 2010 में पहली फिल्म और 2013 में इसकी अगली कड़ी का निर्देशन किया। इंसिडियस की दूसरी फिल्म के उसी वर्ष वान ने कंज्यूरिंग की पहली फिल्म का निर्देशन किया, जिसे समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफलता मिली। उन्होंने 2016 में दूसरी किस्त के निर्देशक के रूप में कार्य किया और फ्रेंचाइजी की बाद की फिल्मों का निर्माण किया। हॉरर फिल्मों के अलावा वान ने फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 7वीं फिल्म फ्यूरियस 7 2015 और DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की सुपर हीरो फिल्में एक्वामैन 2018 और इसकी सीक्वल एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम 2023 का निर्देशन किया। फ्यूरियस 7 और एक्वामैन दोनों ने $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे वान 2 फिल्मों के साथ ये उपलब्धि हासिल करने वाले 8वें निर्देशक बन गए। 2021 तक वे सर्वकालिक 16वें सबसे अधिक कमाई करने वाले निर्देशक हैं।
जिनकी फिल्मों ने विश्व स्तर पर 3.7 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जेम्स वान का जन्म 26 फरवरी 1977 को कुचिंग सरवाक मलेशिया में चीनी मलेशियाई माता पिता के घर हुआ था। वान और उनका परिवार 7 वर्ष की आयु में पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया चले गए। वान ने वेस्ट लीडरविले प्राइमरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद पर्थ में विलेटन सीनियर हाई स्कूल और फिर कैनबरा में लेक टगरानोंग कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद वान मेलबर्न चले गए, जहां उन्होंने रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RMIT में दाखिला लिया। उन्होंने 1999 में RMIT से मीडिया में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका 2004-2006। डेब्यू 2003 से पहले वान और उनके दोस्त साथी फिल्म निर्माता ली वेनेल ने एक हॉरर फिल्म की पटकथा लिखना शुरू किया था, जिसके कथानक के लिए उन्होंने अपने सपनों और भय को प्रेरणा स्रोत बताया था। पटकथा पूरी करने के बाद वान और वेनेल अपनी पटकथा से एक अंश चुनना चाहते थे, जिसे बाद में 100 के नाम से जाना गया, और उसे फिल्माकर स्टूडियो को अपनी फिल्म का प्रस्ताव देना चाहते थे। फिल्म के लिए संगीत तैयार करने वाले चार्ली क्लॉसर और कुछ वैकल्पिक अभिनेताओं की मदद से वान और वेनेल ने अपेक्षाकृत कम बजट में फिल्म की शूटिंग की। वेनेल ने फिल्म के मुख्य किरदारों में से एक एडम स्टैनहाइट की भूमिका निभाने का भी फैसला किया। पूरी लंबाई वाली फिल्म 100 की रिलीज के बाद फिल्म को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली। फिल्म ने अमेरिका में $55 मिलियन और अन्य देशों में $48 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई 103 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई। ये फिल्म के निर्माण बजट से $100 मिलियन से भी अधिक थी। इससे स्टूडियो को सीक्वल 100 2 और बाद में 100 फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों को हरी झंडी देने का प्रोत्साहन मिला। अपनी शुरुआत से ही 100 फिल्में बिना समायोजित डॉलर में विश्व स्तर पर अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉरर फ्रेंचाइजी बन गई हैं। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 100 दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉरर फ्रेंचाइजी है, जो केवल फ्राइडे द 13th फिल्मों से $10 मिलियन के अंतर से पीछे है। वान ने 100 2004 का निर्देशन किया और 100 3 2006 की सह-लेखन किया। इस बीच उन्होंने और वेनेल ने मुख्य रूप से सीक्वल 100 2, 100 3, 100 4, 100 5, 100 फिक्स, 100 3D, जिगसॉ, स्पाइरल और 100 X के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। 2007-2009 व्यावसायिक असफलताएं। वान 2007 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में 2007 में वान ने 2 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया। पहली हॉरर फिल्म डेड साइलेंस थी, जो उस समय वान और वेनेल के एजेंट की सलाह का परिणाम थी। वान और वेनेल ने बाद में कहा कि ये फिल्म उनके लिए एक नकारात्मक अनुभव थी। डेड साइलेंस में ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता रायन क्वांटेन ने अभिनय किया था और ये एक किंवदंती पर आधारित है, जिसके अनुसार एक वेंट्रीलोक्विस्ट मैरी शॉ का भूत अपनी उपस्थिति में चीखने वाले किसी भी व्यक्ति की जीभ काट देता है। वान ने फिल्म को एक खूनी फिल्म के बजाय एक डरावनी गुड़िया फिल्म के रूप में वर्णित किया। ये उन पुराने ट्वाइलाइट जोन एपिसोड या हैमर हॉरर फिल्मों की भावना में है, बहुत पुराने जमाने की। फिल्म ने $20 मिलियन के निर्माण बजट के मुकाबले $22 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। वान की 2007 में निर्देशित दूसरी फिल्म सतर्कतावादी एक्शन ड्रामा फिल्म डेथ सेंटेंस थी, जो ब्रायन गारफील्ड के 1975 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जिसे डेथ विश के सीक्वल के रूप में लिखा गया था। फिल्म का मुख्य किरदार केविन बेकन एक पिता था जो अपने मारे गए बेटे का बदला लेना चाहता था, जिसे एक स्थानीय गिरोह ने मार डाला था। वेनेल ने गिरोह के एक सदस्य के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई। वान ने फिल्म को एक कच्ची और कठोर 70 के दशक की शैली की बदला लेने वाली थ्रिलर, ये मेरी बंदूकों वाली आर्ट हाउस फिल्म है, के रूप में वर्णित किया। फिल्म ने $10 मिलियन के निर्माण बजट के मुकाबले $17 मिलियन की कमाई की। वान की पिछली फिल्म की तरह इसे भी नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। लेखक गारफील्ड ने बाद में कहा, मुझे लगता है कि अंत में इसकी बेतुकी हिंसा को छोड़कर डेथ सेंटेंस फिल्म अपने चरित्र के पतन और प्रतिशोधी सतर्कता की मूर्खता को दर्शाती है। और आगे कहा, एक कहानी के रूप में इसने वो बात कही जो मैं कहना चाहता था। डेड साइलेंस और डेथ सेंटेंस
वन की पहली फिल्में हैं जिन्हें अमेरिकी प्रमुख फिल्म स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया है। डेड साइलेंस को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा और डेथ सेंटेंस को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा वितरित किया गया है। अपनी पिछली 3 फिल्मों पर लगातार काम करने के बाद वन ने पुरुषों की जीवन शैली से जुड़ी वेबसाइट क्रेव ऑनलाइन को बताया कि वो थोड़ा आराम करने के लिए समय निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं इस अवसर का उपयोग फिर से लिखने के लिए भी कर रहा हूँ। 2008 में वन ने सर्वाइवल हॉरर वीडियो गेम डेड स्पेस के लिए एक ट्रेलर का निर्देशन किया। इस दौरान वन और टोबे हूपर फिल्मों की एक त्रयी के साथ टेक्सास चेनसॉ नरसंहार श्रृंखला को पुनर्जीवित करने के लिए बातचीत कर रहे थे। दोनों निर्देशन करने की योजना बना रहे थे। हालांकि स्टूडियो ने इसके बजाय 2013 में टेक्सास चेनसॉ 3D बनाई। 2010-2013 करियर में पुनरुत्थान। वान ने फिल्म इंसीडियस के साथ हॉरर शैली में वापसी की, जिसका प्रीमियर 2010 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट मैडनेस कार्यक्रम के तहत हुआ और प्रीमियर समाप्त होने के 4 घंटे के भीतर ही इसे सोनी पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड को 7 अंकों की राशि में बेच दिया गया। फिल्म ने अप्रैल 2011 के पहले सप्ताहांत में अमेरिकी सिनेमा घरों में रिलीज होना शुरू किया और बॉक्स ऑफिस पर तीसरा स्थान हासिल किया, जिसकी अनुमानित कमाई 13.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। पैट्रिक विल्सन, रोज बायरन और बारबरा हर्शे अभिनीत ये फिल्म स्वतंत्र रूप से बनाई गई थी, क्योंकि वान पूर्ण रचनात्मक नियंत्रण चाहते थे और एक ऐसी फिल्म भी बनाना चाहते थे जो 100 के कारण उनके साथ जुड़े खूनी दृश्यों से बिल्कुल अलग हो। वान ने एक साक्षात्कार में कहा, ये तथ्य कि इंसीडियस किसी समिति द्वारा संचालित नहीं हो रही थी ने मुझे कई डरावने विचित्र क्षणों वाली फिल्म बनाने की सुविधा दी, जिन्हें कोई स्टूडियो शायद समझ ना पाए। वान ने बाद में खुलासा किया कि वो अन्य शैलियों में प्रयोग करना चाहते थे या अन्य शैलियों में फिल्में बनाना चाहते थे, क्योंकि मुझे, ली और मुझे हॉरर फिल्मों से प्यार है। हम सिर्फ हॉरर फिल्मों के प्रशंसक नहीं हैं, हम फिल्म के प्रशंसक हैं। मुझे एक्शन फिल्में पसंद हैं, मैं एक्शन फिल्में करना चाहता हूँ, मैं रोमांटिक कॉमेडी करना चाहता हूँ, मुझे ये सब पसंद है, इसलिए अगर मुझे अच्छी सामग्री मिलती है तो मैं इसे करूँगा। वान की अगली फिल्म द कंज्यूरिंग 2013 पति पत्नी एड और लॉरेन वॉरेन के वास्तविक जीवन के कारनामों पर आधारित थी, जो एक विवाहित जोड़ा था और अलौकिक घटनाओं की जांच करता था। फिल्म में दंपति के सबसे प्रसिद्ध मामले पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो एमिटीविल भूतिया घटना के बाद दूसरे स्थान पर था, जिसमें उन्होंने रोड आइलैंड के एक पारिवारिक फार्म पर चुड़ैल के श्राप की जांच की थी। इस जोड़ी के साथ अपने दूसरे सहयोग में पैट्रिक विल्सन ने फिल्म में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने और वेरा फार्मिंगा ने क्रमशः पति और पत्नी की भूमिका निभाई। फिल्म की शूटिंग फरवरी 2012 के अंत में उत्तरी कैरोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुई और न्यू लाइन सिनेमा ने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के साथ मिलकर फिल्म को शुरू में 25 जनवरी 2013 को रिलीज करने की योजना बनाई थी। फिल्म की एक टेस्ट स्क्रीनिंग अक्टूबर 2012 में न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन इवेंट में हुई, जहां इसे आईएनजी थिएटर में दिखाया गया और दर्शकों की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक थी। उस समय फिल्म पूरी होने से पहले वान के पास कई और सप्ताह थे। फिल्म जुलाई 2013 में रिलीज हुई और समीक्षकों द्वारा सराही गई और व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $319.5 मिलियन की कमाई की। द कंज्यूरिंग पर काम पूरा होने के बाद वान ने 2010 की फिल्म इंसिडियस के सीक्वल का निर्देशन किया। फिल्म की पटकथा एक बार फिर वान के लंबे समय के सहयोगी और करीबी दोस्त वैनल ने लिखी थी और मूल फिल्म के कलाकार वापस लौटे। सीक्वल की शूटिंग जनवरी 2013 में शुरू हुई और फिल्म 13 सितंबर 2013 को रिलीज हुई। एक मीडिया आउटलेट ने फिल्म के बजट को बेहद कम बताया था। पैरानॉर्मल एक्टिविटी फ्रेंचाइजी के निर्माता ऑरेन पेली कार्यकारी निर्माता के रूप में वापस लौटे। फिल्म डिस्ट्रिक्ट ने इंसिडियस चैप्टर 2 का वितरण किया। इसे मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं, लेकिन इसने $5 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $161 मिलियन से अधिक की कमाई की। वान ने बाद में स्वीकार किया कि वो सीक्वल में उतना शामिल नहीं थे और कहा, इसे सही दिशा देना और इसे उस संस्करण के अनुरूप रखना अच्छा होगा जो मैंने पहली फिल्म बनाते समय सोचा था, ताकि ये बहुत दूर ना भटक जाए, क्योंकि उनका शुरू में सीक्वल बनाने का कोई इरादा नहीं था। 2014 वर्तमान पेशेवर विस्तार, एटॉमिक मॉन्स्टर और ब्लॉकबस्टर फिल्में।
वान 2018 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में 2013 की शुरुआत में वान ने फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन फ्रेंचाइजी की 7वीं किस्त के निर्देशन के लिए यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ बातचीत शुरू की, क्योंकि पिछली 4 सीक्वल फिल्मों के निर्देशक जस्टिन लिन ने जनवरी 2013 में पुष्टि की थी कि वो निर्देशक के रूप में काम जारी नहीं रखेंगे। वान जेफ वार्डलो, बाल्टासर कोरमाकुर और हेरल्ड ज़ुआर्ट के साथ निर्देशकों की शॉर्टलिस्ट में शामिल थे। अप्रैल 2013 में वान के निर्देशन की अंतिम पुष्टि हुई और लीन ने भी इसे मंजूरी दे दी। फिल्म फ्यूरियस 7 अप्रैल 2015 में रिलीज हुई। ये फ्रेंचाइजी की सबसे व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई, जिसने विश्व स्तर पर 1.516 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। बाद में वान ने न्यू लाइन सिनेमा के साथ एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक समझौते के तहत द कंज्यूरिंग 2 के निर्देशन का सौदा पूरा किया। न्यू लाइन के प्रमुख टोबी एमेरिक ने बताया कि वान एकमात्र ऐसे निर्देशक हैं जिनके साथ स्टूडियो ने समझौता किया है, क्योंकि न्यू लाइन उन्हें एक अद्वितीय निर्देशक मानती है। ये फिल्म 10 जून 2016 को रिलीज हुई और इसे आलोचकों से खूब सराहना मिली और व्यावसायिक रूप से भी ये सफल रही। उसी महीने वान ने न्यू लाइन सिनेमा में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी एटॉमिक मॉन्स्टर लॉन्च की। इस कंपनी के साथ वो साइंस फिक्शन, हॉरर और कॉमेडी शैलियों में कम बजट वाली फिल्मों का निर्माण और विकास करते हैं। इस लेबल द्वारा निर्मित फिल्मों में द कंज्यूरिंग 2 और लाइट्स आउट शामिल हैं। बाद में वान ने ली क्ले के साथ मिलकर डेमोनिक नामक एक हॉरर फिल्म का निर्माण किया, जो डायमेंशन फिल्म्स द्वारा निर्मित थी और दिसंबर 2014 में रिलीज होने वाली थी। फिल्म का विचार वान का था, जिसका निर्देशन विल कैनन ने किया था और जिसमें मारिया बेलो ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मैक्स ला बेला ने पटकथा लिखी थी। फिल्म अंततः अगस्त 2017 में वीओडी पर रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने एनाबेल का निर्माण किया, जो द कंज्यूरिंग का स्पिन ऑफ था और 2013 की फिल्म का प्रीक्वल था। ये स्पिन ऑफ लाभदायक रहा, 6.5 मिलियन डॉलर के बजट पर बना और 256 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की। फ्रेंचाइजी के हिस्से के रूप में उन्होंने प्रीक्वल फिल्म एनाबेल क्रिएशन 2017, एक और कंज्यूरिंग स्पिन ऑफ हॉरर फिल्म द नन 2018 और एनाबेल कम्स होम 2019 का भी निर्माण किया। वान ने गैरी डॉबरमैन के साथ द नन और एनाबेल कम्स होम की सहकथा लिखी। 2018 में वान ने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की सुपर हीरो फिल्म एक्वामैन का निर्देशन किया। फिल्म में दुनिया भर में 1.145 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की, जिससे ये डीसीईयू की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीसी कॉमिक्स के किसी किरदार पर आधारित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई, जिसने द डार्क नाइट राइज को पीछे छोड़ दिया। 2019 में वान ने डीसी यूनिवर्स स्ट्रीमिंग सेवा के लिए स्वैम्प थिंग नामक किरदार पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला विकसित की। 7 अगस्त 2015 को वान ने न्यू लाइन सिनेमा की 2021 मॉर्टल कॉम्बैट रीबूट के निर्माण के लिए अनुबंध किया। 4 साल बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बजट में दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निगम को भारी प्रोत्साहन दिया गया, जिसमें राज्य के इतिहास में सबसे बड़े फिल्म निर्माण के रूप में मॉर्टल कॉम्बैट रीबूट को प्रमुख लाभार्थी बनाया गया। फरवरी 2018 में वान को स्टैन सकाई की उज़गी योजिम्बो कॉमिक बुक श्रृंखला के एनिमेटेड रूपांतरण के कार्यकारी निर्माता के रूप में पुष्टि की गई। एनिमेटेड श्रृंखला का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 2022 में हुआ और इसका शीर्षक समुराई रैबिट द उज़गी क्रॉनिकल्स था। 2021 में वान ने एनाबेल वालिस अभिनीत हॉरर फिल्म मैलिग्नेंट का निर्देशन किया और शॉन लेवी के 21 लैब्स एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर नेटफ्लिक्स के लिए अपने एटॉमिक मॉन्स्टर लेबल के तहत स्टेफनी पर्किंस के स्लैशर उपन्यास देयर इज समवन इनसाइड योर हाउस के फिल्म रूपांतरण का सह निर्माण किया। 2021 में ही वान ने अमेज़न प्राइम के लिए आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के टेलीविजन रूपांतरण का कार्यकारी निर्माण किया। 16 नवंबर 2022 को ये घोषणा की गई कि वान की प्रोडक्शन कंपनी एटॉमिक मॉन्स्टर जेसन ब्लम की ब्लमहाउस प्रोडक्शंस के साथ विलय के लिए बातचीत कर रही है और कंपनी का यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ साझा फर्स्ट लुक समझौता है। दोनों कंपनियां अलग अलग लेबल के रूप में काम करना जारी रखेंगी और प्रत्येक अपनी रचनात्मक स्वायत्तता और ब्रांड पहचान बनाए रखेगी।
भविष्य की परियोजनाएं इस अनुभाग को अद्यतन करने की आवश्यकता है। कृपया हाल की घटनाओं या नई उपलब्ध जानकारी को शामिल करने के लिए इस लेख को अद्यतन करने में सहायता करें। 2018 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि वान और निर्माता रॉय ली और लैरी सेनिट्स्की स्टीफन किंग के उपन्यास द टॉमीनॉकर्स का फिल्म रूपांतरण विकसित कर रहे थे और स्टूडियो को पैकेज बेच रहे थे। बाद में डेडलाइन ने बताया कि यूनिवर्सल ने बोली युद्ध जीत लिया था और फीचर फिल्म पैकेज हासिल कर लिया था। वान अपनी एटॉमिक मॉन्स्टर लेबल के तहत फिल्म रूपांतरण का निर्माण करेंगे और निर्देशन करने की भी उनकी इच्छा है। मार्च 2020 में वान को यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ फ्रैंकस्टीन के आधुनिक रीमेक का निर्माण करने के लिए काम करने की घोषणा की गई थी। वन इतालवी हॉरर कॉमिक्स श्रृंखला डाइलन डॉग पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला से भी जुड़े हैं, जिसकी घोषणा अक्टूबर 2019 में की गई थी। दिसंबर 2022 में उन्होंने कहा कि श्रृंखला अभी भी विकास के चरण में है और वो निवेशकों को खोजने के लिए प्रकाशन गृह के साथ भी काम कर रहे हैं। वन स्क्रीन जेम्स के साथ हॉरर फिल्म बॉर्डर पेट्रोल का निर्माण करेंगे, जिसका निर्देशन जोहान्स रॉबर्ट्स करेंगे। फरवरी 2023 में A24, जिसने बैकरूम्स फिल्म के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई थी, ने घोषणा की कि पार्सन्स के वीडियो पर आधारित बैकरूम्स के फिल्म रूपांतरण पर काम शुरू हो गया है, जिसका निर्देशन पार्सन्स ही करेंगे। रॉबर्टो पैटिनो पटकथा लिखेंगे, जबकि वन एटॉमिक मॉन्स्टर के माइकल क्लियर, शॉन लेवी, डैन कोहेन और 20 लैब्स एंटरटेनमेंट के डैन लेविन और चेरनिन एंटरटेनमेंट के पीटर चेरनिन निर्माता होंगे। अक्टूबर 2023 में डिज्नी ब्रांडेड टेलीविजन ने वन और माइकल क्लियर के साथ गारगोइल्स लाइव एक्शन रीबूट की घोषणा की, जो कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल हुए। मार्च 2026 में यह घोषणा की गई थी कि वन पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल के अंग्रेजी रूपांतरण का निर्देशन और निर्माण करेंगे, जिसमें मा डोंग सेओक मुख्य भूमिका में होंगे। अप्रकाशित परियोजनाएं। 2009 में वेनेल वान के सहयोग से निर्मित एक परियोजना, जिसका नाम एक्सरे था, की घोषणा की गई और इसे एक नई फिल्म नॉयर एक्शन परियोजना के रूप में वर्णित किया गया। निर्माता रॉबी ब्रेनर भी इस परियोजना से जुड़े थे, हालांकि दिसंबर 2012 तक इस संबंध में कोई और प्रगति नहीं हुई। ये भी घोषणा की गई थी कि स्कॉट ओ ब्राउन के ग्राफिक उपन्यास नाइटफॉल का रूपांतरण डेथ सेंटेंस के बाद वान की अगली फिल्म होगी। कथानक में उन घटनाओं का वर्णन है जो एक अपराधी को वैम्पायरों द्वारा संचालित टेक्सास की जेल में भेजे जाने के बाद घटित होती हैं। हालांकि कुछ भी साकार नहीं हुआ और वान ने फिल्म के अधिकार खो दिए। 2012 में डिज्नी के द रॉकेटियर के रीमेक पर काम करने की खबरें आईं और वान फिल्म के निर्देशन के लिए बातचीत कर रहे थे। हालांकि कोई भी फिल्म कभी साकार नहीं हुई। इसी तरह 1980 के दशक की टेलीविजन श्रृंखला मैकगाइवर फिल्म के रूपांतरण के निर्देशन के लिए वान की बातचीत भी कभी सफल नहीं हुई और उन्होंने समय की व्यस्तता के कारण निर्देशन से हाथ खींच लिया। इसके बजाय मैकगाइवर नामक एक रीबूट टेलीविजन श्रृंखला का प्रीमियर सितंबर 2016 में हुआ। वान ने श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया और पायलट एपिसोड का निर्देशन किया। वान एक समय सोनी के लिए एक लाइव एक्शन रोबोटेक फिल्म के निर्देशक की भूमिका से भी जुड़े थे, लेकिन जुलाई 2017 में उनकी जगह एंडी मुशिएटी को ले लिया गया। एक्वामैन की हॉरर थीम वाली स्पिन ऑफ फिल्म द ट्रेंच पर काम चल रहा था। वान इसके निर्माता होते, जबकि नोआ गार्डनर और एडन फिट्जगेराल्ड पटकथा लिखने के लिए अनुबंधित थे। इसे अप्रैल 2021 में रद्द कर दिया गया। जैक रेनर, जन्म 23 जनवरी 1992, एक आयरिश अभिनेता हैं। उनकी उल्लेखनीय भूमिकाओं में व्हाट रिचर्ड डिड 2012, ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन 2014, ग्लासलैंड 2014, मैकबेथ 2015, सिंग स्ट्रीट 2016 और मिडसोमर 2019 जैसी फिल्में, साथ ही स्ट्रेंज एंजल 2018-2019 और द पेरिफेरल 2022 जैसी श्रृंखलाएं शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। रेनर का जन्म 23 जनवरी 1992 को लॉन्गमॉन्ट, कोलोराडो में हुआ था। उनकी मां आयरिश और पिता अमेरिकी थे। उनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। शुरुआत में वे अपनी मां मानवाधिकार कार्यकर्ता तारा रेनर ओग्राडी के साथ बोल्डर, कोलोराडो में रहते थे, लेकिन 2 साल की उम्र में वे उनके साथ वैली माउंट, काउंटी विक्लो चले गए।
उन्होंने वैली माउंट में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की और अपने प्रारंभिक वर्ष अपनी माँ और नाना नानी डेमियन और पैट रेनर के साथ वहीं बिताए। अभिनय में उनकी रुचि तब शुरू हुई जब उन्होंने 1999 में कंट्री के सेट पर एक वेदी सेवक की भूमिका निभाई। वे 2004 में डबलिन चले गए और बेल्वेडेयर कॉलेज में दाखिला लिया, जो एक निजी जेसुइट माध्यमिक विद्यालय है, जहां उन्होंने कई नाट्य प्रस्तुतियों में मंच पर अभिनय किया। आजीविका रेनर मुस्कुरा रहा है। रेनर ने 2014 में 2010 की शुरुआत में रेनर को लाइव फॉर्मेट अनस्क्रिप्टेड डॉलहाउस में रॉबी पड़ोस के लड़के के रूप में कास्ट किया गया था, जिसका निर्देशन कर्स्टन शेरिडन ने किया था और जिसका प्रीमियर बर्लिनाले 2012 में हुआ था। उन्होंने लेनी अब्राहमसन की फीचर फिल्म व्हाट रिचर्ड डिड में रिचर्ड कार्लसन का किरदार निभाया, जिसे 2013 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। ये फिल्म एक हाई स्कूल रग्बी स्टार और होनहार लड़के के पतन को दर्शाती है, जिसकी दुनिया लापरवाही से की गई हिंसा में शामिल होने के बाद बिखर जाती है। रेनर को अपने अभिनय के लिए 2013 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आयरिश फिल्म और टेलीविजन अकादमी इफ्ता पुरस्कार मिला। जनवरी 2013 में रेनर को ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन में शेन, एक आयरिश रेस कार ड्राइवर के रूप में कास्ट किया गया था। ये फिल्म जून 2014 में रिलीज हुई थी और इसमें मार्क वाहलबर्ग और निकोला पेल्ड्स ने सह अभिनय किया था। इसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, $1.1 बिलियन से अधिक की कमाई की और चीनी इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। T4 ग्लोबल प्रेस टूर समाप्त होने के कुछ दिनों बाद रेनर एंडी सर्किस की नेटफ्लिक्स फिल्म मोगली 2015 में फिल्माई गई, लेकिन 2018 तक रिलीज नहीं हुई की शूटिंग के लिए लंदन गए, जिसमें उनके साथ क्रिश्चियन बेल, केट ब्लैंचेट और बेनेडिक्ट कम्बरबैच थे। फिल्म में चेहरे की पहचान तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसे इस प्रोजेक्ट के लिए ही बनाया गया था। उसी साल रेनर ने लेखक निर्देशक जेरार्ड बैरेट की फिल्म ग्लासलैंड में टोनी कोलेट और विल पॉल्टर के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक युवा टैक्सी ड्राइवर की भूमिका निभाई जो अपनी मां के गंभीर शराब की लत से जूझते हुए अपने जीवन में अनुशासन लाने के लिए संघर्ष करता है। ये फिल्म 2015 की शुरुआत में रिलीज हुई और रेनर को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में अभिनय के लिए वर्ल्ड सिनेमा ड्रामेटिक स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। ग्लासलैंड के बाद रेनर ने जूलियन जेरोल्ड की रोमांटिक कॉमेडी अ रॉयल नाइट आउट की शूटिंग की। सारा गैडन के विपरीत उनकी भूमिका RAF एयरमैन जैक का चरित्र थी, जो 1945 में वी दिवस समारोह के दौरान युवा राजकुमारी एलिजाबेथ की काल्पनिक रोमांटिक रुचि थी। रेनर ने मैकबेथ के फिल्म रूपांतरण में स्कॉटलैंड के सिंहासन के असली उत्तराधिकारी मैल्कम कैनमोर की भूमिका निभाई। इसका प्रीमियर सितंबर 2015 में एडिनबर्ग में हुआ। इसके बाद उन्होंने जॉन कार्नी की परियोजना सिंग स्ट्रीट में ब्रेंडन की भूमिका पूरी की, जो 1980 के दशक के डबलिन में सेट है। इसका प्रीमियर 2016 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। वो 2017 की मिनी सीरीज फिलिप के डिक की इलेक्ट्रिक ड्रीम्स और 2018 की ड्रामा फिल्म ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स में दिखाई दिए और फिर 2019 की हॉरर फिल्म मिडसोमर में मुख्य भूमिका निभाई। वो अमेज़न प्राइम वीडियो सीरीज द पेरिफेरल और नेटफ्लिक्स सीरीज द परफेक्ट कपल के एक कलाकार सदस्य के रूप में दिखाई दिए। निजी जीवन रेनर की मुलाकात आयरिश मॉडल और अभिनेत्री मैडलीन मुल्क्वीन से 2013 में हुई और मार्च 2014 में उनकी सगाई हो गई। उन्होंने 2024 में शादी की। वे काउंटी विकलो में रहते हैं। मई 2025 में रेनर ने लंदन के अल्मेडा थिएटर से ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज के साथ संबंध तोड़ने का आग्रह करते हुए एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि ये गाजा युद्ध के दौरान इजरायली बस्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था। फिल्मोग्राफी: पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2000, देश वेदी सहायक 2012, गुड़िया का घर, रॉबी रिचर्ड ने क्या किया, रिचर्ड कार्लसेन 2013, ठंडा, रोरी इसे तेंदुए के नाम से भी जाना जाता है, डिलीवरी मैन जोश 2014, ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन, शेन डाइसन ग्लासलैंड जॉन 2015, एक शाही रात्रि भोज, जैक हॉजेस मैकबेथ मैल्कम 2016, सिंग स्ट्रीट ब्रेंडन लॉलर, फ्री फायर, सताना गुप्त धर्म ग्रंथ
माइकल मैकनल्टी। 2017 लोहे के दिल वाला आदमी जोसेफ गैप्चिक। टेट्राइट रोनाल्ड ऑगस्ट। 2018 स्वजन जेम्स जिमी सोलिंस्की। लिंग के आधार पर जेम्स जिम बोजार्थ। मोगली जंगल की किंवदंती। भाई भेड़िया आवाज और गति कैप्चर। 2019 मिडसोमर क्रिश्चियन ह्यूजेस बैन। लाइया कोस्टा बर्ट्रान जन्म 18 फरवरी 1950 से एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं जिन्होंने स्पेन, रूस, जर्मनी, अर्जेंटीना, इटली, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में काम किया है। कोस्टा ने कई पुरस्कार जीते हैं जिनमें गोया पुरस्कार, 2 प्लैटिनो पुरस्कार और 1 जर्मन फिल्म पुरस्कार शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और यूरोपीय फिल्म पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया है। कोस्टा ने विज्ञापन, जनसंपर्क और विपणन में डिग्री के साथ साथ राजनीति विज्ञान और मीडिया अध्ययन में पीएचडी भी हासिल की और 26 वर्ष की आयु में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। स्पेन में टेलीविजन पर छोटी भूमिकाओं में शुरुआती अभिनय के बाद उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जर्मन थ्रिलर विक्टोरिया 2015 में मुख्य किरदार के अपने प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की। उनके इस अभिनय के लिए उन्हें जर्मन फिल्म अवार्ड्स 2015 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, जिससे वो लोला पुरस्कार जीतने वाली पहली विदेशी और एकमात्र स्पेनिश अभिनेत्री बन गईं। बाद में कोस्टा ने रोमांटिक ड्रामा न्यूनेस 2017 और ओनली यू 2018, हॉरर थ्रिलर पियर्सिंग 2018 और रोमांटिक कॉमेडी डग बटर 2018 में अभिनय किया। एचबीओ स्पेन की 8 एपिसोड वाली रोमांटिक सीरीज फूडी लव 2019 में मुख्य भूमिका निभाने के लिए कोस्टा को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री के लिए फिरोज पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वो वित्तीय ड्रामा डेविल्स 2020 के पहले सीजन की कास्ट का भी हिस्सा थीं। 2020 में ही उन्होंने विज्ञान कथा टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज सोलमेट्स में भी अभिनय किया। अलाउदा रुइज डी अजुआ की लुल्बी 2022 में अमाया एक नई मां के किरदार को निभाने के लिए कोस्टा को व्यापक प्रशंसा मिली। इस प्रदर्शन ने उन्हें सीजन के शीर्ष पुरस्कार दिलाए, जिनमें गोया पुरस्कार, फिरोज पुरस्कार, फोर्क पुरस्कार और प्लैटिनो पुरस्कार शामिल हैं। साथ ही उन्हें सीईसी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। तब से उन्होंने 2023 में 3 स्पेनिश फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें ग्रामीण नाटक अन अमोर भी शामिल है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा प्लैटिनो पुरस्कार मिला। और उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो श्रृंखला द व्हील ऑफ टाइम 2023-2025 में मोगेडीन की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लाइया कोस्टा का जन्म 18 फरवरी 1985 को बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। उनके पिता जॉस मारिया कोस्टा एक लेखाकार थे। उनकी मां क्रिस्टीना बर्ट्रान बार्सिलोना की पहली महिला टैक्सी चालकों में से एक थीं। वो होर्टा में पली बढ़ीं। 2 बेटियों के परिवार में बड़ी बेटी, उनकी छोटी बहन नोएमी कोस्टा भी एक अभिनेत्री और वास्तुकार हैं। उन्होंने सेल्सियन कॉलेज सैन जुआन बॉस्को होर्टा में शिक्षा प्राप्त की। कोस्टा अपने अभिनय के क्षेत्र में प्रवेश को एक संयोग मानती हैं, क्योंकि स्पेन में पली बड़ी होने के दौरान उन्होंने कभी अभिनेत्री बनने के बारे में नहीं सोचा था। उनका कहना है कि उनके पास कोई आदर्श नहीं था और जब उन्हें ये तय करना था कि किस पेशे को अपनाना है, तो अभिनय को एक विकल्प के रूप में नहीं माना जाता था। उन्होंने कम उम्र से ही 17 वर्षों तक बास्केटबॉल खेला, हिस्पानो फ्रांसिस स्पोर्ट्स क्लब के लिए पॉइंट गार्ड की भूमिका में। खेल में अपने अनुभव के बारे में कोस्टा याद करती हैं, इसने मुझे कई ऐसे मूल्य दिए हैं जो मुझे कहीं और नहीं मिले, कम से कम इतने शुद्ध रूप में तो नहीं। सबसे पहले टीम वर्क। उन्होंने ब्लैंकवेर्ना रामोन लुल विश्वविद्यालय के संचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्कूल से विज्ञापन, जनसंपर्क और विपणन में डिग्री प्राप्त की। स्नातक होने के बाद कोस्टा ने मार्केटिंग एजेंसियों में काम किया, पहले श्री जॉन सैंपल में एक खाता कार्यकारी के रूप में, जहां काम के घंटे अनिश्चित थे, और बाद में एक जर्मन कंपनी में सख्त नियमों और शर्तों के साथ काम किया। इस वजह से उनके पास अधिक खाली समय था और उन्होंने बार्सिलोना के नैन्सी ट्यूनॉन स्कूल में अपनी बहन के साथ थिएटर की कक्षाएं लेने का फैसला किया। कोस्टा ने अलग अलग अभिनय पाठ्यक्रम लिए और अंततः कास्टिंग निर्देशक लूसी लेनॉक्स के फ्रैंकस्टाइन स्टूडियो में 2 साल के लिए अंग्रेजी में अभिनय पाठ्यक्रम लिया। वो धारा प्रवाह, कैटलन, स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी बोलती हैं। आजीविका, प्रारंभिक कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सफलता।
2011-2020। कोस्टा ने पोर्ट्रेट के गीत टुडे इज द डे के संगीत वीडियो में अभिनय किया। उन्होंने 2011 की दैनिक टेलीविजन श्रृंखला बैंडोलेरा में इनेस फ्लोरेस के रूप में टेलीविजन पर पदार्पण किया, जिसके बाद 2012 की ऐतिहासिक ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला टोलेडो में एक एपिसोडिक उपस्थिति दर्ज की। उसी वर्ष उन्होंने ड्रामा फिल्म आई वॉन्ट यू में पृष्ठभूमि चिका सर्पिएंटे के रूप में फिल्म में पदार्पण किया। अगले वर्ष कोस्टा ने टेलीविजन शो पोल्सेरेस वर्मेल्स के दूसरे सीजन में रिम की भूमिका निभाई, जो स्तन कैंसर से पीड़ित एक लड़की है और एलेक्स मॉन्नर द्वारा अभिनीत लेओ की रूममेट बन जाती है। इस शो को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की टीवी श्रृंखला के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार मिला था, जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने उत्तरी अमेरिका के लिए रेड बैंड सोसाइटी के रूप में रूपांतरित किया था, और ला बियन क्वेरिडा के गीत अरेनास मोवेडिजास के संगीत वीडियो में भी उन्होंने अभिनय किया। उसी वर्ष मंच पर उन्हें कैटालोनिया के राष्ट्रीय थिएटर में नाओ अल्बेट और मार्सेल बोर्रास द्वारा लिखित अपने पहले पेशेवर नाटक अट्रैको पालीजा वाई मुएर्टे एन अग्बा नास्पैच में मारिया कपरावोव की भूमिका निभाने का अवसर मिला। इस भूमिका के लिए कोस्टा ने, जिसका पूरा पाठ जर्मन में लिखा गया था, उसे कंठस्थ कर लिया। नुवॉल ने टिप्पणी की, ये आश्चर्यजनक है कि लाइया कोस्टा की एक हिपस्टर शैली की फेम फेटल के रूप में दृढ़ निश्चय अपनी भूमिका पूरी तरह से जर्मन में निभाती है। इसके कारण उन्हें लघु फिल्म ई ओत्रो आनियो पेर्दिसेस में क्लाउडिया की भूमिका मिली और पीरियड ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला द टाइम इन बिटवीन में अल्बा की भूमिका मिली। 2015 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कोस्टा 2014 में उन्होंने लघु फिल्म रेजोन्स में लूना की भूमिका निभाई। उन्होंने यूरी मोरोस की साहसिक और काल्पनिक फिल्म फोर्ट रॉस में भी अभिनय किया। ये किसी प्रोडक्शन में कोस्टा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट था। उसी वर्ष कोस्टा ने बार्सिलोना के ग्रीक महोत्सव में मैग्डलेना बारिले की लुम ओ डे लेस पोटेंशियलिटैट्स इल्यूमिनोसिस डेल कोस हुमा के विशेष वाचन में काल्डा की भूमिका निभाई और पारंपरिक परी कथा लिटिल रेड राइडिंग हुड के एक विकृत रीमेक में एंथोलॉजी टेलीविजन श्रृंखला क्यूएंटा में उन कुएंटो में अभिनय किया। कोस्टा ने सेबेस्टियन शिफर द्वारा निर्देशित क्राइम थ्रिलर फिल्म विक्टोरिया में मुख्य किरदार निभाया था, जो लगभग पूरी तरह से अभिनेताओं द्वारा तात्कालिक अभिनय पर आधारित थी। 134 मिनट की ये फिल्म एक ही टेक में शूट की गई थी। इसका प्रीमियर 2015 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और इसे समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। ये भूमिका उनके करियर की सफलता साबित हुई और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें 2015 के शरद ऋतु के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में शामिल किया। द ऑब्जर्वर ने कहा, कोस्टा ने एक शानदार, मार्मिक और अंत तक बेहद बेचैन कर देने वाला प्रदर्शन किया है। शूटिंग के दौरान अभिनय नियमों के संबंध में शिफर ने कोस्टा को निर्देश दिया था, आप कभी भी एक ही क्रिया को दोहरा नहीं सकती। आपको दृश्य को अलग अलग तरीकों से करना होगा, भले ही वो अच्छा ना हो। कभी भी एक वाक्य या एक क्रिया को न दोहराएं, इसे वास्तविक रखें। इस नियम ने उन्हें चरित्र को और गहराई से समझने में मदद की और प्रक्रिया के अंत तक उन्होंने विभिन्न रूपों को मिश्रित कर दिया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जर्मन फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ महिला मुख्य भूमिका के लिए गॉडी पुरस्कार, विदेशी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सेंट जॉर्डी पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय अभिनेत्री के लिए यूरोपीय फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित हुईं। उस वर्ष उनकी अगली परियोजनाएं थीं सिटेज, ब्रिटिश टीवी श्रृंखला डेट्स का कैटलन रीमेक, ऐतिहासिक फिक्शन टेलीविजन श्रृंखला कार्लोस, रे एम्पेराडोर जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रिया की मैरी की भूमिका निभाई, और पीरियड मेलोड्रामा हैबिटासियो नेस सेराडास जो कैरे सेंटोस के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। कोस्टा ने लघु फिल्म नो मी क्विट्स में लॉरा की मुख्य भूमिका निभाई, जो 2 महीने की अनुपस्थिति के बाद अपने पूर्व प्रेमी लुइस के लौटने का बेसब्री से अपने घर पर इंतजार करती है। लघु फिल्म की निर्देशक लॉरा जॉ अपने एक स्टूडियो कोर्स के दौरान कोस्टा से मिली और उनसे बेहद प्रभावित हुईं। अभिनेत्री के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, उनमें सहजता के साथ साथ एक जबरदस्त आकर्षण भी था। उनके अभिनय ने उन्हें 19वें मलागा फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। 2015 के अपने अंतिम प्रदर्शन में कोस्टा ने फर्नांडो गोंजालेज मोलिना के रोमांटिक ड्रामा
पाम ट्रीज इन द स्नो में एक छोटी भूमिका निभाई। कोस्टा ने 2018 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया था। 2016 में उन्होंने एस्ट्रेला डाम की लघु फिल्म द लिटिल थिंग्स में जीन रेनो के साथ अभिनय किया। फिल्मांकन के दौरान रेनो ने कोस्टा के अभिनय गुणों की सराहना करते हुए कहा, मुझे आपका अभिनय बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता कि ये प्रतिभा है या मेहनत, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगले वर्ष उनकी अगली फिल्म मार्टिन होदारा की अर्जेंटीना स्पेनिश थ्रिलर ब्लैक स्नो थी। इसमें रिकार्डो डैरिन और लियोनार्डो स्बार्ग्लिया ने सह अभिनय किया था। फिल्म का प्रीमियर अर्जेंटीना में 19 जनवरी 2017 को सिनेमाघरों में हुआ। 2017 में उनकी दूसरी रिलीज ड्रेक डोरेमस की रोमांटिक ड्रामा न्यूनेस थी, जिसमें उन्होंने निकोलस हॉल्ट के साथ अभिनय किया। इसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। फरवरी 2017 में कोस्टा को बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। कोस्टा ने 2018 में 5 फीचर फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने निकोलस पेस्के की मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म पियर्सिंग में क्रिस्टोफर एबट और मिया वासिकोव्स्का के साथ सह अभिनय किया, जो रयू मुराकामी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। इसका प्रीमियर 2018 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 2018 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने 2 फिल्मों में अभिनय किया, जिनका प्रीमियर वहां हुआ। मिगुएल आर्टेटा की रोमांटिक कॉमेडी डक बटर, जिसमें आलिया शॉकेट के साथ, और मैथ्यू ब्राउन की ड्रामा फिल्म मैन, जिसमें थॉमस मान के साथ। इसके अलावा कोस्टा ने बाद वाली फिल्म के लिए कार्यकारी निर्माता की भूमिका निभाई। उसी वर्ष बाद में वो डैन फोगलमैन की ड्रामा फिल्म लाइफ इटसेल्फ में सर्जियो पेरेस मेंचेता और एंटोनियो बैंडेरस के साथ एक कलाकारों की टोली का हिस्सा थीं। इसका प्रीमियर 2018 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। कोस्टा ने हैरी वुडक्लिफ की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित पहली निर्देशित फिल्म ओनली यू में जोश ओकॉनर के साथ अभिनय किया। उन्होंने एलेना का किरदार निभाया, जो एक स्पेनिश कला परिषद की कर्मचारी है और एक ऐसे छात्र से प्यार करती है जो उससे लगभग 1 दशक छोटा है, लेकिन बांझपन की समस्या के कारण उनका रिश्ता टूट जाता है। इसका प्रीमियर 19 अक्टूबर 2018 को BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ। मार्क कैरमोड ने उनके प्रदर्शन को दोष रहित बताया। अप्रैल 2019 में ये घोषणा की गई कि कोस्टा को HBO यूरोप के लिए इसाबेल कोइक्सेट की फूडी लव सीरीज में गुइलेर्मो फैनिंग के साथ कास्ट किया गया है। इसके बाद उन्होंने 2020 में रिलीज हुई अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्मित इतालवी अंग्रेजी भाषा की टेलीविजन सीरीज डेविल्स की शूटिंग की, जिसमें उन्होंने पैट्रिक डेम्सी के साथ सह अभिनय किया। ये सीरीज गुइडो मारिया ब्रेडा के इसी नाम के अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर उपन्यास पर आधारित थी। उसी वर्ष कोस्टा ने अमेरिकी विज्ञान कथा टेलीविजन एंथोलॉजी सीरीज सोलमेट्स के पहले सीजन के 3रे एपिसोड लिटिल एडवेंचर्स में एक कलाकारों की टोली के साथ अभिनय किया, जिसका निर्देशन मार्को क्रूज पेंटनर ने किया था और जेसिका नेपेट और ब्रेट गोल्डस्टीन और विलियम ब्रिजेस ने लिखा था। देश में प्रशंसित और प्रमुख स्टार कोस्टा ने 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना गोया पुरस्कार प्राप्त किया। कोस्टा बर्लिनाले में अलाउदा रुइज डी अजुआ द्वारा निर्देशित फिल्म लुल्लाबी के प्रीमियर के लिए लौटीं, जिसका प्रीमियर 11 फरवरी 2022 को पैनोरामा सेक्शन में हुआ। इसके बाद फिल्म 20 मार्च 2022 को 25वें मालागा फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित हुई, जहां ये सर्वश्रेष्ठ स्पेनिश फिल्म के लिए गोल्डन बिजनागा, सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए सिल्वर बिजनागा और कोस्टा और सूसी सांचेस के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदर्शन के लिए सिल्वर बिजनागा के साथ संस्करण की ग्रैंड विजेता रही। उन्हें 2019 में अपनी गर्भावस्था के 3रे महीने के दौरान लुल्लाबी की पटकथा मिली और फिल्म में मातृत्व और देखभाल की पड़ताल उनके व्यक्तिगत अनुभवों से मेल खाती थी। जैसा कि कोस्टा ने वैनिटी फेयर स्पेन से कहा, मुझे शुरू से ही पटकथा से चुनौती महसूस हुई, न केवल पेशेवर तौर पर बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी। उस समय मैं पहली बार मां बनने वाली थी और मुझे ये अंतर्ज्ञान था कि वो किरदार मेरे लिए ही बना है। अपने शुरुआती मातृत्व के सफर के दौरान फिल्म की शूटिंग ने कोस्टा को अपने किरदार से एक वास्तविक जुड़ाव प्रदान किया। फिल्म में भावनाओं को सूक्ष्मता से व्यक्त करना सीखने के साथ साथ उन्होंने देखभाल को प्रेम के एक कार्य के रूप में गहराई से समझा।
शारीरिक चुनौतियों के बावजूद कलाकारों की एकजुट टीम और रुइस डी अजुआ के निर्देशन ने इस अनुभव को समृद्ध बनाया। कोस्टा ने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा, वो था अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना और जीवन के अपने चरण के अनुरूप परियोजनाओं को अपनाना। बाहरी परिणामों से परे व्यक्तिगत संतुष्टि खोजना। एक नई मां अमाया के रूप में अपने अभिनय के लिए कोस्टा ने कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री के लिए फिरोज पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री के लिए फोर्क पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए प्लैटिनो पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सीईसी पुरस्कार नामांकन शामिल हैं। कोस्टा ने एलिबी की ब्रिटिश राजनीतिक थ्रिलर श्रृंखला द डिप्लोमैट में भी अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 28 फरवरी 2023 को हुआ था। इसके बाद उन्होंने एलेना ट्रैपे की स्पेनिश फिल्म द एन्चेंटेड में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 12 मार्च 2023 को 26वें मालागा फिल्म महोत्सव के आधिकारिक खंड के हिस्से के रूप में हुआ था। कोस्टा ने कैटलन रोमांटिक ड्रामा टीवी श्रृंखला साइटेस बार्सिलोना के पुनरुद्धार में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने 7 साल बाद पाउला की भूमिका को दोहराया। इस श्रृंखला का प्रीमियर 13 जून को स्ट्रीमिंग सेवा अमेज़न प्राइम वीडियो पर हुआ। उन्होंने सारा मेसा के उपन्यास अन अमोर के फिल्म रूपांतरण में मुख्य भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन इसाबेल कोइक्सेट ने किया था, जिसमें उन्होंने नैट की भूमिका निभाई, जो एक युवती है जो ला एस्कापा शहर में अपना जीवन फिर से बनाने के लिए भाग जाती है, जहां उसे पड़ोसियों के अविश्वास, मकान मालिक की शत्रुता और अपने पड़ोसी एंड्रियास के एक परेशान करने वाले यौन प्रस्ताव का सामना करना पड़ता है। फिल्म का प्रीमियर 71वें सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 26 सितंबर 2023 को हुआ। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार, फिल्म में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री के लिए फिरोज पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री के लिए पोरके पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना दूसरा प्लैटिनो पुरस्कार मिला। कोस्टा ने रॉबर्ट जॉर्डन के काल्पनिक महाकाव्य द व्हील ऑफ टाइम के अमेज़न वीडियो रूपांतरण में मोगेडीन पॉर्सेकन में से एक की भूमिका भी निभाई। उनकी पहली उपस्थिति दूसरे सीजन के फिनाले में थी, जो 6 अक्टूबर 2023 को प्रसारित हुआ था। इस भूमिका की तैयारी में कोस्टा ने एक मूवमेंट कोच के साथ मिलकर काम किया और मकड़ियों के चलने, खाने और हमला करने के तरीके का अध्ययन किया, ताकि चरित्र की शारीरिक बनावट और उपस्थिति को आकार दिया जा सके। उन्होंने अपनी छोटी बेटी की ऊर्जा और निडर व्यवहार से प्रेरणा लेकर एक बचकाना आयाम भी शामिल किया। ये भूमिका खलनायक के रूप में उनका पहला चित्रण था। इसके अतिरिक्त उन्होंने पैट्रिसिया फॉन्ट द्वारा निर्देशित स्पेनिश ऐतिहासिक नाटक द टीचर हु प्रॉमिस्ड द सी में सह अभिनय किया, जिसका वैश्विक प्रीमियर 27 अक्टूबर 2023 को 68वें वलाडोलिड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। फरवरी 2024 में फोर्ब्स वुमन द्वारा कोस्टा को स्पेनिश सिनेमा और ऑडियो विजुअल उद्योग में 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक नामित किया गया था। 25 मार्च 2025 को ये खबर आई कि कोस्टा अगली बार ली क्रोनिन की फिल्म द ममी के रीमेक में जैक रेनर के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी। वो आगामी डैनियल सांचेज आरेवालो की थ्रिलर फिल्म क्रूजाडोस में भी मुख्य भूमिका में होंगी। मे अल कलामावी, मिस्र की अरबी, जन्म 28 अक्टूबर 1986, एक मिस्र फिलिस्तीनी अभिनेत्री हैं। कलामावी को मार्वल स्टूडियोज की मिनी सीरीज मून नाइट 2022 में लैला अल फौली, स्कारलेट स्कार्प के किरदार के लिए पहचान मिली, जिससे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहली मिस्र और अरब सुपरहीरो का किरदार निभाने का मौका मिला। बहरीन में एक मिस्री पिता और एक फिलिस्तीनी जॉर्डेनियन मां के घर जन्मी कलामावी का पालन पोषण बहरीन, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। उन्होंने एमर्सन कॉलेज से थिएटर स्टडीज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में न्यूयॉर्क के विलियम एस्पर स्टूडियो में प्रशिक्षण लिया। कलामावी ने स्वतंत्र सिनेमा में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और फिल्म थर्सडे 2006 से फीचर फिल्म में पदार्पण किया। इसके बाद उन्होंने कई लघु फिल्मों में काम किया, फिर हुलू की कॉमेडी ड्रामा रैमी 2019-2022, टुगेदर टुगेदर 2021, द एक्टर 2025 और ली क्रोनिन की द ममी 2026 में भूमिकाएं निभाईं। प्रारंभिक जीवन में एल कलामावी का जन्म 28 अक्टूबर 1986 को बहरीन में हुआ था। उनके पिता मिस्र के थे और बैंकर के रूप में काम करते थे।
और उनकी माँ फिलिस्तीनी जॉर्डेनियन थीं। उनका एक बड़ा भाई है। उनका पालन पोषण मुख्य रूप से बहरीन में हुआ। 12 वर्ष की आयु से पहले उन्होंने 6 वर्ष दोहा, कतर और ह्यूस्टन, टेक्सास के बीच भी बिताए। कलामावी अंग्रेजी और अरबी बोलती हैं और पियानो भी बजाती हैं। कलामावी ने बताया है कि बचपन में फिल्म डेथ बिकम्स हर 1992 देखने के बाद उन्हें अभिनेत्री बनने की प्रेरणा मिली। उन्होंने बहरीन में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 17 साल की उम्र में अपने पिता के कहने पर बोस्टन, मैसाचुसेट्स चली गईं, जहां उन्होंने औद्योगिक डिजाइन की पढ़ाई की, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो अभिनय के अलावा कुछ और भी पढ़ें। शुरुआत में उनके माता-पिता उन्हें अभिनय की पढ़ाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने में सहज महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे एक ऐसी डिग्री चाहते थे जो अधिक विशिष्ट हो और करियर की गारंटी दे। उन्होंने एमर्सन कॉलेज में आवेदन किया और अपने माता-पिता से कहा, अगर मेरा दाखिला हो गया तो मैं जाऊंगी। उन्हें स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने थिएटर स्टडीज में बीए की डिग्री हासिल की। कॉलेज के बाद कलामावी की मां ने उनके अभिनय करियर के विचार को स्वीकार करना शुरू कर दिया और उनकी सबसे बड़ी समर्थक बन गईं। वो 2009 में दुबई चली गईं अपनी मां की देखभाल करने के लिए, जो चौथे चरण के फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थीं। उनके बाल तनाव के कारण झड़ने लगे, ठीक उसी समय जब उनकी मां के बाल कीमोथेरेपी के कारण झड़ने लगे। जब कलामावी 25 वर्ष की थीं, तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने उन्हें एक स्थिर नौकरी पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने 2 साल तक आजमाया। 2013 से 2014 तक वो दुबई में द मैगजीन शॉप नामक कॉफी शॉप की मैनेजर थीं। उनकी मां की मृत्यु ने उन्हें अभिनय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। दुबई में 5 साल रहने के बाद वो 2015 में अभिनय करियर बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका वापस चली गईं और न्यूयॉर्क शहर में विलियम एस्पर स्टूडियो में दाखिला लिया। आजीविका कलामावी ने लघु फिल्मों में अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत की और उन्हें उनके पूरे नाम मे एल कलामावी के नाम से जाना जाता था। बाद में उन्होंने अपना मंच नाम छोटा करके मे कलामावी कर लिया। कॉलेज जाने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क अरब अमेरिकी कॉमेडी फेस्टिवल में भाग लिया। तो इसे दोस्तों 9 अप्रैल 2026 को लॉस एंजलिस में इसे रिलीज़ किया गया था और उसके बाद हमें ये 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में देखने को मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, 17 अप्रैल को इसे सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया जाएगा आज ही के दिन। बाकी इसकी जो एक तरह से रनिंग लेंथ है वो 113 मिनट है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लेंथ है। 113 मिनट की लेंथ के साथ ही हमें देखने को मिलेगा। बाकी मैंने इसकी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।